सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो हम चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर और डीपली चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है और डीपली तरीके से उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंटिन्यू रखनी है बच्चों। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि पीएच लेवल को हम पहचान पाएं और पीएच लेवल हमारा 7 होना चाहिए या फिर हमारा कम होना चाहिए, तो क्या इतनी इंपॉर्टेंस है। सो जो पौधे होते हैं बेटा और पशु होते हैं उनके पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, हाँ जरूर होते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है ना बेटा, हमारा शरीर, उनका तो पीएच लेवल देखकर वो पानी नहीं पीते। कहीं पर भी पानी है, किसी पौंड में है, नदी में बह रहा है, पी लेते हैं। वो पीएच लेवल थोड़ा ना चेक करते हैं कोई भी पौधे और पशु, नहीं। लेकिन हमारा शरीर 7.0 से 7.8 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच परास के बीच कार्य करता है। मीन्स जो हम पानी पी रहे हैं उसका पीएच लेवल 7.0 से लेकर 7.8 होना चाहिए। जो जीवित प्राणी है केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकता है। अगर इतना है पीएच लेवल, उतने परिसर, उतने के अंदर ही वो जीवन रह सकता है। अदरवाइज पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तो उसको और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। वर्षा के जल की बात की जाए तो उसका पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा। बेटा याद रखेंगे, वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा। कब कहेंगे अम्लीय वर्षा, तो ये पूरा पॉइंट याद रखना है कि जब आपका बारिश का पानी का पीएच लेवल 5.6 से कम होता है तो हम उसको पीएच लेवल के अकॉर्डिंग देखते हुए अम्लीय वर्षा में एग्जिस्ट करते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है बेटा, नदी में मिल गया, तो नदी के जल का जो पीएच होता है उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि उसमें चला गया है, उसका भी पीएच लेवल कम हो जाएगा। तो ऐसी नदी में क्या होता है, जलीय जीवधारी, ठीक है, जलीय पौधे, जीवन, ठीक है, कोई भी तो जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका उत्तरजीविका कठिन हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, और इसलिए उनका पीएच लेवल भी हमेशा अपग्रेड करके रखना पड़ता है, मीन्स मेंटेन करके रखना पड़ता है कि जितना उनके लिए आवश्यक है, तभी वो अच्छे से रह पाएंगे और अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यहां पर देखते हैं बेटा, दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ कैसे हैं, ये आप जानते हैं। देखते हैं शुक्र के अंदर, वीनस जिसको बोला जाता है, शुक्र का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? अभी आपने देखा, क्वेश्चन है आपके लिए, क्या जो शुक्र है उसका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। तो आपको लगता है कि भाई वहां पे अगर जाएंगे और आराम से जीवन यापन संभव है जैसे पृथ्वी पर है, तो वो आप देखेंगे और इसको पहचानेंगे ताकि पीएच लेवल के अकॉर्डिंग कि ये उस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। मिट्टी का भी पीएच होता है। अभी तो हमने वाटर का देखा, हमने यहाँ पर पदार्थों से रिलेटेड जो खाद्य हैं उनसे रिलेटेड देखा, अब यहाँ पर हम मिट्टी का पीएच लेवल की बात कर रहे हैं। मीन्स अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, अच्छी उपज दे रही है, तो पौधों के लिए जो विशिष्ट उनका एक पीएच पारस होता है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पीएच पारस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पौधे उसमें अच्छे से ग्रोथ करते हैं, स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो मीन्स अलग अलग स्थानों की जो मिट्टी है उसको एकत्र कर लो, ठीक है, उसको इकट्ठा कर लो, कहीं से अलग अलग जगह से, पहाड़ों पे गए तो वहां से लेकर आ गए, समतल भूमि से लेकर आ गए, अगर आप समुद्र किनारे जाते हो वहां से लेकर आ गए। अब उनका पीएच लेवल चेक करो और चेक करने के बाद देखो कि कौन सी हमारी मिट्टी इतनी अच्छी है, किसका पीएच लेवल बेस्ट है, जो पौधों के लिए बिल्कुल बेस्ट है और अच्छी उपज देने में सहायक है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है बेटा, ये देखना है कि अगर आपका बगीचा है उसका पीएच, उसकी मिट्टी को लो। ठीक है, अब
यहाँ पर आप उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पौधों को तो कहीं ना कहीं बेटा अच्छी चीजें चाहिए होती हैं। तो स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कर लेनी है, और ऐसे करते हुए हम पीएच लेवल की जांच करेंगे और देखेंगे मिट्टी जो ली है, जहां से भी ली है, वहां कौन कौन से पौधे उपज रहे हैं, कौन कौन से पौधे हैं वहां पर, क्या वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्या उसके पीछे रीजन पीएच लेवल का तो नहीं है। तो वो हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे बेटा। कैसे? 2.12 में पहले आपने लेना एक परख नली और उसमें 2 ग्राम मिट्टी को ले लेना बेटा। 2 ग्राम मिट्टी ले लो थोड़ी सी, और उसके अंदर आप डाल दो 5 ml वाटर। ठीक है, अब उसको परख नली में डाल दिया, पानी को भी और मिट्टी को भी, और हिला दिया अच्छे से। अब सामग्रियों को छान लो। अब आप छानोगे तो परख नली में निस्संदेह एकत्र हो जाएगा। ठीक है, वो एक जगह इकट्ठी भी हो जाएगी मिट्टी। तो जो ये सूचक पत्र है उसकी सहायता से आप उसकी पीएच लेवल की जांच कीजिए। जो मिट्टी इकट्ठी हो गई है, अब उसके पीएच लेवल को आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से पौधों के लिए क्या उसका पीएच लेवल बेस्ट है या नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगर पीएच लेवल अच्छा है तो आपकी जांच के अकॉर्डिंग देखो, पीएच लेवल डाउन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका पीएच लेवल की वजह से वहां पे जो पौधे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है बेटा? हमारा पाचन तंत्र है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इसका भी पीएच लेवल होता है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि पीएच लेवल तो हर चीज का मेंटेन करके रखना होता है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा उदर है, हमारा पेट है, ठीक है, अंदर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उत्पन्न करता है। इससे जो उदर है उसको हानि पहुंचाए बिना ही भोजन में पाचन में सहायक होता है। मतलब हमारे उदर को प्रॉब्लम भी ना हो और खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाए, अपच ना रहे। सो अपच की स्थिति में अगर खाना अच्छे से नहीं पचता तो उदर क्या होगा? ज्यादा मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर रहा है। खाना नहीं पच रहा मीन्स हमें एसिडिटीज होती है, अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पेट में दर्द हो जाता है, जलन होने लग जाती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, बहुत सारी एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती हैं। वो सब इन्हीं वजह से होती है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीड से जो क्षारकों को उपयोग किया जाता है। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ उपचार आपके आवश्यक सुझाया गया है, जिसमें एंटीसिड अम्ल जो होता है उसकी अत्यधिक मात्रा में उदासीन करता है। अगर हम उसको डालेंगे, ज्यादा एसिड डालेंगे तो अम्ल उसको उदासीन कर देगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इसके लिए हमें क्या करना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बेटा? याद रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब ये क्या मतलब होता है बेटा इसका? दंत क्षय मतलब होता है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, हमारे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है? पीएच लेवल कैसे पता चलता है हमें कि भाई मुंह में हमारे कमी आना स्टार्ट हो गई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि मुंह का जो पीएच का मान है बेटा वो 5.5 से कम हो जाता है। पीएच लेवल हमारा कितना? 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों की से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दांतों में एनेमल हो जाता है, जिसको दंत वर्ग बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टलीय रूप में बन जाता है। तो ऐसी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें शरीर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से मीन्स बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ खाने लगते हैं तो हमारे दांत पे दर्द भी करने लग जाते हैं। मीन्स प्रॉपर तरीके से हमारे टीथ वर्क नहीं करते और ये जल में नहीं घुलता। लेकिन मुंह में पीएच के मान की 5.5 से कम अगर होता है तो यह एक संक्षारित हो जाता है। मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, भोजन के पश्चात जब हम खा लेते हैं, खाना खाया हमने, शर्करा उत्पन्न कर देते हैं, अलग अलग चीजें, तो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से अम्ल उत्पन्न करते हैं वो। तो भोजन के बाद हमेशा क्या करना चाहिए? अब आपने खाना खा लिया, आपने ऐसे ही छोड़ दिया खाना, ठीक है, अब दांतों में तो फंसेगा और वो अम्ल उत्पन्न करेगा। इस वजह से क्या होता है? मुंह में गंदगी आएगी, बदबू आएगी और फिर हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर क्षय पैदा हो जाता है और अलग अलग बीमारियां पैदा होने लगती है, कैविटी भी हो जाती है। तो ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? खाना खाने के बाद अपने दांतों की सफाई प्रॉपर करनी चाहिए।
दंत मंजन का यूज करना चाहिए। एटलीस्ट हम मुंह को साफ करने के लिए कुल्ला तो कर सकते हैं पानी डालकर, तो ये हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और अम्ल के अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो दंत क्षय को रोकने के लिए क्या बताया गया बेटा कि मुंह की सफाई रखनी है, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना है ताकि अम्ल ज्यादा ना बढ़े और अम्ल की मात्रा को उदासीन किया जाए। ठीक है, कड़वी चीजों का यूज करो। अगर आपने सुना होगा बेटा कि नीम के पत्ते खाने चाहिए हमें, ठीक है, लौंग खाना चाहिए, तो वो हमारे दांतों की रक्षा करती है क्योंकि वो कड़वी है और हमारे अंदर क्या हो चुका है, अम्ल की मात्रा बढ़ चुकी है। तब हम कड़वा चीज देंगे, क्षारक चीजें देंगे तो वो अम्ल को उदासीन मींस डाउन कर देगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मीन्स पशुओं और पौधों द्वारा जितने भी रसायन होते हैं उनसे कैसे आत्मरक्षा करते हैं। क्या कभी बेटा आपने मधुमक्खी वगैरह देखी होगी तो उसने डंक मारा है कभी आपको? ठीक है, अगर मधुमक्खी ने डंक मारती है मीन्स वो उस टाइम पे अम्ल छोड़ती है। मधुमक्खी का डंक क्या होता है, एक अम्ल, जिससे के कारण हमें दर्द होता है, जलन होती है, हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, डंक मारे गया जहां पर भी डंक लगा हुआ है उस अंग पर बेकिंग सोडा डाल देते हैं जो दुर्बल क्षारक के रूप में यूज करते हैं और उससे अम्ल का जो एक उसका बेटा पावर है, उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर, तो वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमने वहां बेकिंग सोडा लगाया वो क्षारक अम्ल को कम कर देगी जिससे हमें आराम मिलता है। एंड नेटल के डंक वाले बाल जो मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं उसके कारण जलन वाले दर्द का भी हमें अनुभव होता है। ये सारी चीजें हमें महसूस होती हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। जो प्रकृति है वो उदासीनीकरण के विकल्प देती है। सो यहाँ पर देख रहे हैं हम एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा बोल सकते हैं इसको। ये किस चीज का, नेटल। ये क्या है बेटा, नेटल। नेटल एक कैसा है, शाकीय पादप है, शाकीय पौधा है जिसमें जो ज्यादातर जंगलों में उपजता है, हमारे आसपास नजर ज्यादा नहीं आता, जंगलों में होता है। और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं बेटा जो डंक मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको छुएंगे तो ऐसा लगेगा डंक मार दिया, लेकिन अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा ही दर्द होता है क्योंकि बोला ही इसमें डंकनुमा बाल है, तो मतलब वो हमें ऐसा ही महसूस कराएंगे जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, डंक मार लिया किसी ने, ऐसा फील होगा हमें। सो इन बालों में क्या होता है बेटा, मेथेनाइक अम्ल का प्रभाव ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। लेकिन हम जब देख रहे हैं इसका इलाज कैसे किया जाए, इलाज वाले स्थान पर हम क्या करेंगे, डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। डाक पौधे की हम पत्ती रगड़ लेंगे और ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। जहां पर नेटल होगा डंक मारने वाला पौधा, वहीं पर हमारा दूसरा पौधा होता है डाक पौधा। उसकी पत्ती अगर हमने तोड़ ली और उसको रगड़ लिया तो उसका प्रभाव हमें कम हो जाता है। सो ये जो डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान हमें कैसे लगा कि हमें पता चल रहा है कि अगली बार जब पहाड़ों में चढ़ते हुए हम गलती से अगर नेटल पौधे को छू जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, क्योंकि जंगल होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो पहाड़ों पर जब आप जाते हो तो अगर आपने देख लिया कि नेटल का पौधा है और आपने गलती से छू लिया और दर्द हो गया आपको बहुत ज्यादा, तो आप क्या करना है, आपको वहीं पर डाक का जो पौधा होता है उसकी पत्ती लो और उसको अच्छे से रगड़ लो, वहीं आसपास ही आपको मिल जाएगी। तो एक ये पारंपरिक इलाज है बेटा जो काफी टाइम से चला आ रहा है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखाती है कि किस चीज का प्रभाव किस चीज को लगाने से कम होता है और हमें जिससे आराम मिलता है प्रॉपर। ये है बेटा नेक्स्ट हमारा सारणी 2.3 जिसमें हमारे कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बात की गई है। प्राकृतिक स्रोत हमारे क्या क्या होते हैं, जिसमें सिरका, संतरा, इमली, टमाटर। चारों का नाम देखकर क्या पता चल रहा है, अरे तीनों के चारों खट्टे हैं। तो सिरका भी खट्टा होता है, संतरा, इमली, टमाटर। अब हम बात करें अम्ल। अब इनके अंदर अम्ल कौन सा है, इसके अंदर है एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर बेटा एसिटिक अम्ल, संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, इमली के अंदर बेटा टार्ट्रिक अम्ल, एंड टमाटर के अंदर जिस अम्ल का नाम है वो है ऑक्सैलेनिक अम्ल। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत, जिसके अंदर हम बात करेंगे खट्टा दूध, दही, नींबू, चींटी का डंक और नेटल का डंक। अब इनके अंदर कौन सा अम्ल है, तो यहाँ पर हमारा खट्टे दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। बेटा हर एक अम्ल का आपने ध्यान रखना है, लैक्टिक अम्ल किसके अंदर, खट्टे दूध के अंदर। कई बार हमारा एक नंबर में पूछा जाता है बेटा सिट्रिक अम्ल का एक एग्जाम्पल दीजिए,
तो आप वहां पर लिखेंगे नींबू, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा चीन। अगर चींटी ने डंक मार दिया तो वहां पर कौन सा अम्ल है, क्योंकि हमें दर्द हुआ है, मेथेनाइक अम्ल है वहां पर, और नेटल के अंदर भी मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। सो यहाँ पर आपके प्राकृतिक स्रोत जो आपके घरेलू यूज में पाए जाते हैं और उनके अंदर ही आपके अलग अलग लेवल पर अलग अलग अम्ल आपको दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रश्नोत्तर की, कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि आपके पास दो विलियन है ए और बी। विलियन ए का जो पीएच का मान है बेटा वो 6 है, ठीक है, 7 से डाउन हो गया, इसका मतलब उसमें अम्ल ज्यादा है। विलियन बी है जिसमें पीएच का मान 8 है, मोर देन 7। सो किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें कौन सी अम्लीय है और कौन सी क्षारीय, ये पता लगाना है। सेकेंड है बेटा क्वेश्चन हमारा, H+ अम्ल जो होते हैं उसमें आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड है हमारा, क्या जो क्षारीय विलयन में, जो क्षारीय विलयन है उसमें H+ जो हमारा आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं, ये पता करना है आपको। एंड नेक्स्ट इज, कोई किसान है वो खेत में मिट्टी के किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, तो कैसी परिस्थिति होगी। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन का भी प्रॉपर आंसर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 2.4, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मोस्टली हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, लेकिन लवण तो अभी इतना अच्छे से हमने डिटेलिंग नहीं पढ़ी, तो लवण के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम बहुत सारी अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है, बहुत सारी चीजों से हम लवण बनते हुए देखते हैं, जिसका इनके जो निर्माण होता है बेटा, गुण धर्म होते हैं, इनका उपयोग होता है, उनकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो पहला हमारी एक्टिविटी के थ्रू बेटा लवण परिवार है। 2.4.1 लवण परिवार मिस, इसमें क्रियाकलाप एक्टिविटी 2.13 के अंदर फर्स्ट हमने क्या देखना है, पहले लेना है नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। इसमें सीधा सीधा आपको बोल दिया गया है कि लवण जो नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये अभी हम पढ़ेंगे, इन सब के रासायनिक ओके यहाँ पर आपने लिखने हैं। सो यहाँ पर देखेंगे किस किस का लिखना है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन सब के रासायनिक सूत्र आपको लिखने बेटा। नेक्स्ट है उन अम्ल और क्षारक की पहचान भी करनी है जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं, किससे हमें अम्ल मिल सकता है, किससे हमें क्षारक मिल सकता है, और इससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर समान धन, समान धन या ऋण मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, ठीक है। मीन्स जो लवण के अंदर घन या फिर ऋण मूलक हैं वो एक ही परिवार के सदस्य के रूप में होते हैं। जैसे हम बात करें NaCl की, Na2SO4 की, सोडियम लवण के परिवार के ही है ये सब। और इसी प्रकार NaCl जिसमें सोडियम क्लोराइड है, KCl क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। इस अभिक्रिया में दिए गए लवणों में आप कितने परिवार को ही पहचान कर सकते हैं जो लवण से रिलेट करते हैं, जो लवण की कैटेगरी में एग्जिस्ट हो पाते हैं, तो वो यहां पर आपने राइट डाउन कर रहे हैं खुद से बेटा। नेक्स्ट हमारी बेटा है लवणों का पीएच क्या होता है 2.4.2 के अंदर, कि लवणों का पीएच कैसे निकाले। क्रियाकलाप 2.14 के अंदर कैसे निकालना है। पहले क्या करेंगे, हम कैसे निकाल पाएंगे कि लवणों का पीएच, पहले आप क्या करेंगे, नमूने एकत्र करेंगे। मिस आपने इन सबको एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। क्या क्या चीजें बेटा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हों, ठीक है, जो आपको मिल पाए, जिसके अंदर लवण की मात्रा होती है वो आपने इकट्ठे कर लिए।
आप जल की इनकी विलेयता की जांच कीजिए। अगर आप इनको जल में मिलाते हैं तो ये कैसा रिएक्ट करते हैं, इनका पीएच क्या निकल कर आता है, क्योंकि इनका लवण का पीएच ही तो निकालना है। अगर इनको डालते हैं, हमने पानी में डाल दिया, विलय डाल दिया, इनको घोल दिया किसी में, तो अब इनका कैसे पीएच लेवल चेक करेंगे? तो लिटमस पेपर लेंगे। इसके लिए लिटमस पर क्या करेंगे, इन विलयनों की क्रिया की जांच करेंगे। पीएच का पेपर उपयोग करके इनके पीएच का मान लगा लेंगे। पता लगा सकते हैं हम इजीली कि इसके अंदर लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। कौन से लवण अम्लीय निकले, कौन से क्षारीय निकले और कौन से बिल्कुल उदासीन है, ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि लिटमस पेपर हेल्प करेगा हमारे इससे। सो यहाँ पर लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान भी करनी है कि कौन लवण बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट अम्ल है हमारे लिए और क्षारक हैं जिनसे हम इजीली लवण बना सकते हैं। सो अपने प्रेक्षणों की सारणी 2.4 में भी आपको ये सब चीजें राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट बेटा सारणी 2.4 के अंदर नमक, पीएच, प्रयुक्त अम्ल और प्रयुक्त क्षारक, जो अभी हमने बताया, वो जो अभी हम देख रहे थे टेबल के अंदर लास्ट पेज के अंदर। सो वहां पर आपने देखना है नमक का पीएच लेवल कितना है और प्रयुक्त अम्ल उसके अंदर कितना है और उसके अंदर क्षारक की उपस्थिति कितना दिखाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण पीएच का मान 7 से कम होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, इन सब लाइन की अपनी इंपॉर्टेंट है। तो ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक, अगर आपके क्षारक मजबूत है, पावरफुल है एंड दुर्बल अम्ल है तो उनका लवण में पीएच का मान हमेशा 7 से ज्यादा होगा तथा ये क्षारीय होते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इन लाइनों को कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, ठीक है, दोनों के दोनों पावरफुल हैं, उनका पीएच का मान कितना होगा बेटा? 7 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो उदासीन हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं अम्ल प्रबल हो गया। अब यहां पर अम्ल तो प्रबल हो गया और दुर्बल कौन है? क्षारक हो गया। क्षारक यहां पर कमजोर है, लवण यहां पर अम्ल पावरफुल है और क्षारक कमजोर है, तो पीएच क्या होगा? 7 से कम। ध्यान रखेंगे बेटा, 7 से कम आएगा। और अगर हमारा अम्ल देखते हैं यहां पर कि क्षारक यहां पर प्रबल हो गया, पहले अम्ल प्रबल था, अब क्षारक प्रबल हो गया है और अम्ल दुर्बल हो गया, ठीक है, दोनों देखेंगे यहां पर, तो पीएच लेवल आपका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बेटा 7 से ज्यादा हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? क्षारीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे अम्ल की मात्रा कहां पर बढ़ रही है या फिर क्षार की मात्रा कहां पर बढ़ रही है। अगर दोनों पावरफुल हैं तो उदासीन हो जाएंगे, सिंपल। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।